नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश और स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ योगेश स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है भारत शासन अधिनियम 1935 और इसके पहले हम पृष्ठभूमि देखेंगे, यानी कि इसका बैकग्राउंड देखेंगे, फिर इसके प्रावधान देखेंगे, क्या क्या प्रोविजन थे और इसका प्रभाव यानी कि इसके क्या इम्पैक्ट थे, क्या इम्पैक्ट पड़े थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। इसकी पृष्ठभूमि में हमने देखा था कि 1919 में एक अधिनियम पारित हुआ था जिसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष के बाद एक कमीशन का गठन किया जाना था और 1928 में इस कमीशन का गठन किया गया और ये कमीशन भारत आया, जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन का कड़ा विरोध हुआ। विरोध का कारण क्या था कि साइमन कमीशन के अंतर्गत जो लोग थे वे सारे ब्रिटिश थे, उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। और इसके बाद नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, परंतु नेहरू रिपोर्ट को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया, इन्होंने इसको भी खारिज कर दिया। फिर देखते हैं हम 1930, 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन हुए, परंतु उसमें भी जो संवैधानिक विकास की जो मुद्दे थे वो भी विफल रहे, उनको भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। और इसके बाद देखते हैं हम राष्ट्रीय आंदोलन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए थे और तत्कालीन परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी। और जैसे कि हमने देखा कि उस टाइम पे गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए 2 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। और इसके बाद देखते हैं हम इसका प्रावधान, इसके क्या प्रावधान थे, यानी कि इसके क्या प्रोविज़न थे, इस अधिनियम के तहत क्या प्रोविज़न थे, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पे बात कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा एक बड़ा और जटिल लेख प्रस्तुत किया गया जिसमें 14 भाग थे और 321 धाराएं थी। इसके अलावा 10 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद सबसे पहला जो प्रावधान था, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी थी, यानी कि इन्होंने प्रोविज़न रखा कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। उसमें जो ब्रिटिश प्रांत थे वो तो शामिल होंगे, इसके अलावा जो देसी रियासतें थी उनको कुछ वैकल्पिक शर्त दी गई, यानी कि उनको कुछ शर्तें दी गई कि वो भारत संघ है, जो अखिल भारतीय संघ है, उसमें शामिल हो सकते हैं या फिर वो एक अलग अपना स्वतंत्र क्षेत्र यानी कि स्वतंत्र राज्य भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रावधान है 1935 का, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, जो कि हमने देखा था कि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, अब वो यहाँ पर 1935 में समाप्त कर दिया गया। और इसके अलावा जो केंद्र था, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, यानी कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसको हम बोलते हैं दोहरा शासन प्रणाली। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी, जो कि सुरक्षित विषयों पर कानून बनाएंगे या फिर कार्य करेंगे। और इसके अलावा गवर्नर जनरल होगा, उसकी मंत्रिमंडल होगी जो कि हस्तांतरित विषयों पर कार्य करेंगे या फिर कानून बनाएंगे। और इसके साथ ही हमने देखा कि व्यवस्थापिका के जो विषय थे उनको भी विभाजित कर दिया गया। 3 सूचियों में इसको विभाजित किया गया। पहली सूची थी केंद्र सूची, यानी कि वे सूची जिस पे कानून केंद्र द्वारा यानी जिस पे कार्य केंद्र द्वारा किया जाएगा। दूसरी सूची थी राज्य सूची, जिस पे कानून राज्य द्वारा बनाए जाएंगे या फिर इस सूची के तहत जो कार्य होंगे वो राज्य द्वारा संचालित किए जाएंगे। तीसरी सूची थी समवर्ती सूची, यानी कि वे सूची जिन पे कार्य राज्य भी कर सकता है और केंद्र भी कर सकता है, दोनों द्वारा यहाँ पे शासन या फिर कार्य किए जा सकते हैं। और ये जो सूचियाँ हैं ये वर्तमान संविधान में भी लागू हैं। इसके अलावा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, उसकी भी स्थापना हुई। इसके अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना हुई और आरबीआई की स्थापना भी 1935 के अधिनियम के तहत ही की गई थी। बर्मा को भारत से अलग किया गया। जो बर्मा था, यानी कि जो आज का जो म्यांमार है, वो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, उसको भी अलग किया गया। उड़ीसा तथा सिंध प्रांत को अलग प्रांत बनाया गया। अब हम आते हैं इसके कुछ जो प्रभाव थे, क्या प्रभाव पड़े, यानी कि क्या इसके इम्पैक्ट पड़े थे, उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पहला जो इसका प्रभाव था, जो पहला इम्पैक्ट पड़ा था,
जो संघीय व्यवस्था जो थी उस टाइम की वो दोषपूर्ण थी, इसलिए भारत 1947 तक संघ नहीं बन सका। संघीय व्यवस्था दोषपूर्ण थी, इसलिए 1947 तक भारत था वो संघ नहीं बन सका। और 1919 में जो कानून जो पारित किए गए थे उनके ही प्रावधानों का 1947 तक चलाया जा रहा था। दूसरा जो इसका प्रभाव है, गोलमेज जो सम्मेलन था उसके तहत लिनलिथगो जो कमेटी थी, यानी कि जो समिति थी, उसके आधार पर कुछ सिफारिशें पारित की गई थी, और उन सिफारिशों के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया। और इसके अलावा भारत के जो सभी अधिकार थे वो ब्रिटिश सम्राट पर केंद्रित थे। इसके अलावा प्रांतीय स्वायत्तता नाम मात्र की थी, गवर्नर का हस्तक्षेप ज़्यादा था। यानी कि जो प्रांतों में बोला गया था यहाँ पे कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया है और उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई है, परंतु एक जो प्रांत में अगर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा रही है तो वहाँ पे एक गवर्नर की नियुक्ति भी की जानी थी, तो उसमें जो गवर्नर था उसका हस्तक्षेप ज़्यादा था। और इसके अलावा कांग्रेस ने प्रस्ताव को नामंजूरी दी। जो ये 1935 का अधिनियम था, इसके प्रस्ताव को नामंजूरी दी और एक स्वतंत्र भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान की मांग करी। ठीक है, इसके अलावा इन भारतीय जो थे लोग उस टाइम पे, उनकी मांग थी कि भारत को डोमिनियन राज्य बना दिया जाए। डोमिनियन राज्य का जो मतलब था किसी एक राज्य के भीतर पूर्ण अधिकार युक्त दूसरे राज्य की स्थापना करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और अगली वीडियो हमारी होने वाली है 1947 पे। और आप पूरी इस जो ये सीरीज़ है भारत का संवैधानिक विकास की सीरीज, इसको आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, तभी आप सीरीज़ वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको एक बेहतर जो जानकारी है वो आपको मिल पाएगी और आप बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे इस सारे सीरीज़ में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।